हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आ गया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 5th लेकर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, देखो बच्चों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल होता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। छोटे का क्या मतलब हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। वो और विशाल का ऑर्गेनिज्म, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल से बना हुआ है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सेल से बना हुआ है। तो सेल क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट हो गया। आई बात समझ में। जैसे जिस प्रकार दीवार होती है, वो ईंटों से बनी होती है, यानी ईंटें होती है, उस दीवार का फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल होता है बच्चों। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, इसलिए सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। आई बात समझ में। तो सेल की डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले देखो सेल क्या है। अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछे आपसे तो ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी जो मैं बता रहा हूं। क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ, देखो सेल होता है ना, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। पहले हम स्ट्रक्चरल यूनिट को समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होता है, सेल। कैसे, देखो जैसे मेरी बात करो तो मेरी, आपको पता है बॉडी डिजाइन कैसी, स्ट्रक्चर कैसा है, पता है ना। तो ये आपका देख लो, किसी का भी ऑर्गेनिज्म का देख लो, स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है। कैसे, क्योंकि आपको पता है उसकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो सेल ही तो देगा उसको स्ट्रक्चर। नहीं समझे। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे आपकी पूरी बॉडी की बात करो, आपकी स्किन, आपके बोन, आपके कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन को कार्टिलेज कहते हैं, ब्लड, आंखें, आपकी ऑल लिविंग थिंग्स, प्रत्येक चीज आपका सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ, सेल का बना हुआ। तो सेल ही तो स्ट्रक्चर देता है पूरी बॉडी को। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया सेल। ठीक है, फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ, फंक्शनल यूनिट है सेल। जैसे मैं बात करूं किडनी की, एग्जांपल ले लेते हैं किडनी का। आपको पता है किडनी का काम होता है फिल्टर करना। क्या फिल्टर करना, आपको बता दूं कि हमारे ब्लड में एक वेस्ट प्रोडक्ट घूमता रहता है ब्लड के साथ, जिसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वो ब्लड में घूमता रहता है साथ साथ। अगर वो ब्लड में रहेगा तो हमें बहुत खतरा हो सकता है, उसको शरीर से रिमूव करना है। तो कैसे, तो ये किडनी के अंदर जाता है, तो किडनी उसको क्या करती है, फिल्टर करती है यूरिया को ब्लड से। ठीक है, तो अगर हम सही मायने में देखें तो किडनी सेल से बना हुआ है और उसके सेल को नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। आपको याद नहीं हो रहा, दिमाग से ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन यूनिट कैसे होता है। ठीक है, तो देखो किडनी के अंदर जो यूनिट होता है सेल, उसका सेल का नाम है नेफ्रॉन। वो करते हैं उसका फिल्टर, किडनी थोड़ी करती है। किडनी सेल से बनी हुई तो सेल करता है, नेफ्रॉन करता है फिल्टर। तो फंक्शन यूनिट हो गया सेल। स्ट्रक्चर देता है किसी बॉडी को या किसी ऑर्गेनिज्म को, स्ट्रक्चर देता है, और फंक्शन यूनिट होता है सेल। आई बात समझ में। इसके बाद में बच्चों सेल की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। देखो वैसे तो कहा जाता है कि जो पहला सेल है धरती पे, जो पहला सेल है वो आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो आ गया था। यानी अगर 4.5 बिलियन को हम करोड़ में जोड़े तो आज से 450 करोड़ साल पहले धरती पे पहला सेल आ गया था। बिग बैंग क्या रहा, पहला सेल आ गया था। इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं 10th क्लास में टॉपिक हुआ करता, एक चैप्टर हुआ करता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें भी इवोल्यूशन हट चुका है, हेरिडिटी रहा बस।
तो वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पहला सेल आज से 450 करोड़ साल पहले धरती पे आया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे या आज से अगर 1000 साल पहले या 500 साल पहले भी जाए ना, तो भी लोगों को सेल के बारे में नहीं पता था कि यार किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है वो सेल होता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, अगर हम उसको थोड़ा सा काट के माइक्रोस्कोप में देखो तो वो सेल नजर आएगा, उसको नहीं पता था लोगों को। तो ये सेल की जो स्टोरी है वो 1665 से स्टार्ट हुई बच्चों, 1665 से स्टार्ट हुई, ठीक है। इनको हमें नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, फूल माला से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सेल के बारे में बताया था, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम था बच्चों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इनके पास बच्चों प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप हुआ करता था। आपको पता है कि हम सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये साइंटिस्ट हुआ करते थे, इसने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन वो था बच्चों पुराना टाइप का। देखो उस टाइम पे यार कोई एडवांस फीचर नहीं हुआ करते थे, तो इसने माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन प्रिमिटिव टाइप का था, पुराना टाइप का था। तो इसने क्या किया, पता नहीं क्या इसके मन में आई, इसने एक प्लांट की स्टेम देखी। और आपको बता दूं, जब प्लांट होता है छोटा होता है ना, तो ये जो स्टेम होती है, स्टेम है बच्चों, ये स्टेम होती है ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। लेकिन जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये जो स्टेम है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। तो ये ब्राउन कलर के ऊपर की तरफ ऐसे हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ सी ऐसे। इनको हम बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बार्क का मतलब होता है छाल, ठीक है। और ये टिश्यू कौन सा है बच्चों? ये टिश्यू है कोर्क टिश्यू। अब ये टिश्यू का क्या सीन है, आपको टिश्यू ऊपर से जा रहा होगा। देखो ये कहानी तो सबको पता होनी चाहिए। देखो सेल होता है, वो सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? टिश्यू आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपस में जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़कर एक बॉडी बना देते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस कोर्क टिश्यू को, अब देखो ये कोर्क टिश्यू है तो ये सेल से बना होगा, ठीक है। तो इस कोर्क टिश्यू को लिया, थोड़ी स्लाइस ली और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा इसने, तो ये हैरान हो गया। इसने क्या देख लिया ऐसा, ये लोगों को बताया अपनी बुक के अंदर, एक बुक छाप दी इसने और लोगों को बताया कि यार मैंने जब कोर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आया। फोटो बना के भी दिखाई, देखो इतना फेमस हो गया बंदा ये, ठीक है। तो इसने फोटो बना के दिखाई कि मुझे यार इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आया। ऐसा, ठीक है। और ये लोगों को कहने लगा कि यार जिस प्रकार हनीकॉम्ब होता है, क्या होता है? हनीकॉम्ब जानते हो? मधुमक्खी का छत्ता। जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता होता है, और है ना, ये कहा कि जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता होता है उस प्रकार के कंपार्टमेंट नजर आए मेरे को, ये कहने लगा लोगों को। और एक बात और कही कि यार जिस प्रकार मोंक होते हैं, मोंक जानते हो? जैसे बौद्ध धर्म तो जानते होंगे, बौद्ध धर्म के जो पुजारी होते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं उनको, बुद्धिस्ट, जैसे हिंदू के हिंदू हो गए ना, ठीक है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के क्या हो गए? बुद्धिस्ट हो गए। उनके बच्चों कमरे हुआ करते थे। उनके कमरे से, जो बुद्धिस्ट होते थे ना, उनके कमरे ऐसे हुआ करते थे। उसने कहा कि यार जिस प्रकार बुद्धिस्ट के जो कमरे होते हैं, मॉन्क के जो कमरे होते हैं ना, उस प्रकार का कंपार्टमेंट नजर आया। और बुद्धिस्ट के जो कमरे होते हैं ना बच्चों, उनको सेलुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलुला बोला जाता है। और वहीं से सबसे पहले सेल नाम आया। देखो सेल की स्टोरी क्या है। सेलुला लैटिन भाषा में जो बुद्धिस्ट के जो कमरे होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उनको सेलुला कहा जाता है लैटिन में। और वहीं से पहला सेल नाम आया। अब देखो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल नाम कहाँ से आया। सेल नाम यहाँ से आया। आई बात समझ में? और बच्चों इसने कौन सा सेल देखा? डेड सेल देखा। देखो इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं। आपको पता सेल में न्यूक्लियस होता है। अब देखो मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया तो कई बच्चे सोचने लग गए होंगे कि सर ने तो न्यूक्लियस नहीं बनाया। अरे बच्चों ये डेड सेल है। डेड सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता है।
अब डेड सेल क्यों है? क्योंकि बच्चों ये टिश्यू कोर्क है, तो सेल भी तो सॉरी टिश्यू डेड है, तो इसका सेल भी तो क्या होगा बच्चों? डेड ही होगा। आई बात समझ में? इसके बाद में सेल की डिस्कवरी हो गई है 1665 में रॉबर्ट हुक ने, लेकिन देखा डेड सेल को है, बंदे ने डेड सेल को देखा है, लेकिन लोगों को बता तो दिया ना, लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि यार कोई भी ऑर्गन सेल से बना होता है। तो अब इसके बाद में 1674 को एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, इसका नाम बहुत खतरनाक है, एंटोइन वॉन ल्यूवेनहोइक। इतना बड़ा नाम देखो, क्या नाम है? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहोइक, ये नाम है। तो ये जो बंदा है, ये पता नहीं, इसके पास जो रॉबर्ट हुक था ना, उससे भी थोड़ा एडवांस फीचर का माइक्रोस्कोप इसने खुद ने बनाया। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक के पास था ना माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उससे भी थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप इस बंदे ने खुद ने बना लिया। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा होशियार हुआ करता था। तो ये पता नहीं एक दिन जा रहा था, रास्ते में जा रहा, तो पूर्ण दिख गया उसको तालाब, तो वहाँ से एक गिलास पानी का भर कर ले आया। ये कहानी सुना रहा हूँ बच्चा, ऐसा हुआ नहीं है, तो ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुना रहा हूँ। तो वहाँ से एक गिलास भर के पौंड में से पानी ले आया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उसको। तो यार माइक्रोस्कोप के नीचे देखा इसने उस पानी को, तो उसको कुछ नजर आया। क्या नजर आया? ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, ऐसा, और ये दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यार ये चक्री खा गया, दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या चीज़ है। तो उसने बताया कि यार ये क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा। आई बात में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसने देखा? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहोइक। और क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी? वो रॉबर्ट हुक ने करी। और लिविंग सेल 1674 में किसने देखा? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहोइक ने। फाउंड लिविंग सेल, ऐसे बोल सकते हो, लिविंग सेल को देखा इसने सबसे पहले। स्पर्म को देखा, स्पर्म भी देख डाला। स्पर्म जानते हो? मेल गेमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, अभी हायर क्लास में सीखोगे आप डिटेल से। स्पर्म को देखा, ठीक है। और तो इसने क्या किया होगा? और तो कुछ नहीं करा। इसके बाद में 1831 को इसके पास देखो और थोड़ा एडवांस, देखो जैसे जैसे डेट बढ़ेगी, जैसे जैसे सन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो माइक्रोस्कोप है ना वो थोड़ा एडवांस होता जाएगा। तो इसके पास और एडवांस फीचर का माइक्रोस्कोप आ गया। तो उसने इस सेल के अंदर, ये सेल है, इस सेल इन्होंने कुछ नहीं देखा, सेल के बार बार ही देखते रहिए, लेकिन इसने क्या किया? सेल के अंदर एक चीज़ देख ली जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। तो इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट फाउंड न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने देखा? नाम तो बताया नहीं मैंने, रॉबर्ट ब्राउन। क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, याद रह जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा रॉबर्ट ब्राउन ने। कब देखा? 1831 को। इसके बाद में बात आती है 1839 को। 1839 को एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था पुरकिंजे। अब बताओ नहीं, देखो कैसे कैसे नाम रखते हैं। पुरकिंजे नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करता था। देखो आज इसको आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं। देखो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर कुछ सेमी सॉलिड भरा रहता है, लिक्विड, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ भरा रहता है ऐसे सेमी सॉलिड पार्ट, लिक्विड जैसा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ तो न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर भरा हुआ तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इन दोनों को मिला दे, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला दे, तो दोनों को मिलाने के बाद में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस बंदे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को फाइंड, प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले इसने देखा। किसने? पुरकिंजे ने। ठीक है, तो ये तो मैं आगे बढ़ गया, वापस पीछे चलते हैं 1838 को। ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो इसको इरेज करना पड़ेगा। हम चलते हैं वापस 1838 को। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था मैथियाज स्लीडन। मैथियाज स्लीडन। एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान, SCH स्वान। देखो ये कब की बात है? ये 1839 की बात है। ठीक है, ये बात है 1838 की और ये बात है 1839 की। ये साइंटिस्ट थी मैथियाज स्लीडन। देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैथियाज स्लीडन और ये थियोडोर स्वान। इसने देखो एक प्लांट को देखा, एक प्लांट की कोई भी लीफ ले लो या कोई भी उठा के इसने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो देखा कि यार ये तो प्लांट सेल से बना हुआ। फिर दूसरा प्लांट देखा, दूसरे प्लांट की कोई भी पार्ट लेके आया, उसको देखा माइक्रोस्कोप में सेल से बना हुआ। तो इस प्रकार इसने बहुत सारे प्लांट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, नीचे देखा, तो सारे प्लांट किससे बने हुए हैं? इसने देखा कि यार जितने भी प्लांट को देखता हूँ, जितने भी प्लांट के मैं पार्ट को देखता हूँ, वो सारा पार्ट सेल से बना हुआ है। इसने कम से कम बहुत सारे प्लांट को देखा, बहुत सारे प्लांट को इसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, पूरे प्लांट को नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा इसने, जैसे मान लो एक बड़ा प्लांट है उसका छोटा सा टुकड़ा देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे सेल का बना हुआ है। फिर दूसरे प्लांट का कोई टुकड़ा छोटा सा देखा, सेल से बना हुआ है। अगर और दूसरे प्लांट का देखा, सेल से बना हुआ। तो इसने कहा कि यार ऑल प्लांट, फिर इसने इस नतीजे पे पहुंचा ये कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये कहा इसने, क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे किसके बने हैं? सेल के बने हुए हैं। आई बात समझ में? कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में। तो ये इसने देखा कि सारे प्लांट, दुनिया में जितने भी प्लांट हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं। इसने फिर ये नतीजे पे पहुंचा। इस पे आओ, थियोडोर स्वान ने क्या देखा? थियोडोर स्वान ने किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग एनिमल का देखा। इसने प्लांट को देखा, इसने एनिमल को देखा। जैसे एनिमल को, ये नर्व सिस्टम को देखा, नर्वस सिस्टम को। अब ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऊपर से जा रहा होगा आपके नर्वस सिस्टम। ऐसा समझ लो कि इसने एनिमल को देखा, एनिमल के सेल को देखा। जितने भी एनिमल सेल को देखता है, मतलब किसी भी एनिमल को देखता है, तो उसका पूरा एनिमल सेल से बना हुआ है। ठीक है, जितने भी एनिमल है, एनिमल का मतलब हम भी एनिमल में आते हैं। अरे ऑर्गेनिज्म में दो ही प्रकार के होते हैं, तो प्लांट और एनिमल, हम भी एनिमल में आते हैं। तो उसने देखा कि यार ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ये इस नतीजे पे पहुंचा। इसने कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल का बना होता है। इसने कहा कि जितने भी एनिमल होते हैं वो सेल का बना होता है। ठीक है, अब ये दोनों मिले एक दूसरे से, ये दोनों पता नहीं कहाँ मिले, कैसे मिले। अब इन दोनों ने कहा कि यार मेरे तो सारे सारे प्लांट सेल का बना हुआ है। इसने कहा कि मेरे सारे एनिमल सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर एक थ्योरी दी। इन दोनों ने मिलकर क्या दी बच्चों? एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के जो पॉइंट थे वो क्या थे? इन दोनों ने मिलकर दिया सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, देखो प्लांट्स और एनिमल दोनों का जोड़ दिया। प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। पहला पॉइंट, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट इन दोनों ने मिलकर दिया सेल थ्योरी, जिसका पहला पॉइंट है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि सेल आर
बाउंड ए मेम्ब्रेन, सेल है ना, वो सेल वो बाउंड होता है मेम्ब्रेन से। जैसे ये सेल है, अभी सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है। अब देखो ये सेल है वो बाउंड है इस मेम्ब्रेन से। लोगों ने पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया, तो ये बाउंड है एक मेम्ब्रेन से। तो सेल आर बाउंड ए मेम्ब्रेन कॉल्ड, आज हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी कि जैसे प्लांट होता है, जैसे एनिमल की बात करें तो एनिमल के ऊपर एक ही होती है लेयर जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन प्लांट के ऊपर एक लेयर और होती है ऐसे, जिनको हम सेल वॉल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसके ऊपर एक लेयर और होती है, प्लांट में देखने को मिलती है, एनिमल में देखने को नहीं मिलती। देखो बच्चों ये सारी जो मैं बता रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटिस, जितने भी है ना, ये सारी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो ये सेल वॉल होती है बच्चों, तो ये प्लांट में देखने को मिलती है। तो इसने तीसरी बात भी लिख दी कि सेल वॉल आर प्रेजेंट, सेल वॉल आर प्रेजेंट इन, केवल किसमें? ओनली प्लांट सेल। अब बैक्टीरियल सेल में भी होता है, अभी आगे डिटेल से बात करेंगे बैक्टीरियल सेल क्या होता है। ठीक है, 3 पॉइंट लिखे, लेकिन ये अभी सेल थ्योरी अधूरी है। इनको 3 ही पॉइंट पता था, 3 पॉइंट लिख दिया, लेकिन एक जो 4th वाला पॉइंट था उसके बिना ये सेल थ्योरी अधूरी है। कौन सा? अभी देखो। इसके बाद में देखो, ये भी इसको होल्ड पे रखो। इसके बाद में इतने ही पॉइंट थे इसके, तो चौथा पॉइंट अभी काउंट नहीं किया गया। चौथा पॉइंट कब काउंट किया गया? इसके कब काउंट किया गया? एक अलग साइंटिस्ट है जिनका नाम था, कब आए पहले? तो 1855 में, 1855 को आए। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो नाम के साइंटिस्ट आए 1855 को। ठीक है। इसके पास भी एक और एडवांस माइक्रोस्कोप था, तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा था, पता नहीं क्या देख रहा था। तो उसने देखा कि यार एक बैक्टीरिया इसकी आंखों के सामने 2 बैक्टीरिया में बदल गया। ऐसे एक बैक्टीरिया किस में बदल गया? 2 बैक्टीरिया में बदल गया इसकी आंखों के सामने। तो इसने देखा कि यार ये क्या सिस्टम है, ये क्या चीज है। आज हम जानते हैं कि ये बाइनरी फ्यूजन है। आप भी नहीं जानते होंगे, समझ जाओगे क्या है। आज हम जानते हैं कि बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है अभी आगे डिटेल से बात करेंगे। तो 1 से 2 बन गया, यानी 2 बन गया ना, ये एक तो खुद मान लो, एक और बन गया, 1 से 2 बन गया। तो ये दूसरा सेल कहाँ से आया? इसी से आया, पहला सेल से ही। ठीक है, यानी कोई भी नया सेल है वो पुराने सेल से आता है, कहने का मतलब ये है। तो ये 1855 में रुडोल्फ वर्शो ने इस सेल थ्योरी में अपना पॉइंट भी जोड़ दिया कि ऑल सेल आर अराइव या कम फ्रॉम, अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से अराइव होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब पुराने वाले सेल से ही प्राप्त होते हैं। ये बात जो चौथी बात है वो किसने जोड़ी? रुडोल्फ वर्शो ने जोड़ी। आई बात समझ में? ये है सेल थ्योरी। क्वेश्चन आ सकता है सेल थ्योरी का, तो आपको ये पॉइंट लिख के आने हैं। और किसने दी? मैथियास लीडन, रुडोल्फ वर्शो भी काउंट करेंगे और थियोडोर स्वान। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी है। आई बात समझ में? इसके बाद में ये कंप्लीट हो गया है। समझ में क्यों होंगे? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी सेल साइंटिस्ट के नाम। इसके बाद में बच्चों टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेल। देखो बच्चों, सेल होते हैं बच्चों तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है
यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रो मतलब पुराना टाइप का और यू का मतलब नया टाइप का। एक सेल होता है वो पुराना टाइप का सेल है और एक है नए टाइप का सेल, एडवांस फीचर आ गया। अब ये क्या मतलब हुआ, देखो मैंने अभी बताया कि जो पहला सेल धरती पे आया था वो आज से 450 करोड़ साल पहले आया था। उस सेल की अगर हमारी कंपैरिजन कराएं हमारे सेल से, हम भी तो सेल से बने हुए हैं, तो अगर उस सेल का कंपैरिजन करें हमारे सेल से, तो ऐसे वो सेल और हमारे सेल में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो प्रोकैरियोटिक सेल है, पुराना टाइप का सेल है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है। हमारे सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे नहीं थी उस सेल के पास, ठीक है। अरे बहुत सारी नहीं थी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, अभी आप बात करेंगे क्या क्या नहीं था। पुराने वाले सेल था ना उस टाइप के सेल में, उसमें बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट थी जो हमारे सेल में है। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, देखो जो मैं बना रहा हूँ वैसा सेल नहीं होता। हम सेल का अभी डायग्राम भी बनाएंगे डिटेल से, आपको समझाएंगे भी कैसे बनाएं। तो देखो मैं बात करूँ, एक तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, छोटा है, और यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा होता है। ये देखो हमारे अंदर जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन जो सबसे पहले धरती पे जो सेल आए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल थे। जैसे एग्जांपल ले लो बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल होता है ना वो बहुत छोटा होता है और हमारा सेल बहुत बड़ा होता है। आई बात समझ में। अब देखो अगर हमारे सेल की बात करें तो हमारा सेल होता है, इस सेल के अंदर होती है बच्चों ऑर्गेनेली। क्या होती है, सेल अंदर से खाली नहीं होता है। तो आप ऐसे सोचो कि सेल अंदर से खाली होता है, सेल अंदर से खाली नहीं होता, इसके अंदर होती है ऑर्गेनेलीज। क्या होती है बच्चों, ऑर्गेनेलीज। नाम सुना हुआ लग रहा है ऑर्गेनेलीज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देख लेना ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है। जैसे मैं पहली बात करूँ, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियस, उसमें नहीं होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस। ऐसे ये है बच्चों न्यूक्लियस। और आपको बता दूं न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ऐसे ये न्यूक्लियस क्या है, एक ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर बच्चों ऑर्गेनेली होती है और इसके अंदर जैसे मान लो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ऐसे साइटोप्लाज्म सेमी सॉलिड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर भी होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी, पुरकिंजे ने। आई बात समझ। तो देखो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जबकि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। इसके पास कोई भी ऑर्गेनेली होगी ना वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं हमारे पास एक दूसरी ऑर्गेनेली का बात करें, ये है क्लोरोप्लास्ट, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। ऐसे ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर ये है लाइसोसोम, ये ऑर्गेनेली बना रहा हूँ बच्चों, ऑर्गेनेली। आप सुनकर हैरान मत हो, ये ऑर्गेनेली है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो ये है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर जो भी मटेरियल होगा ना वो मटेरियल बाउंड होगा एक मेम्ब्रेन से। अब मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, देखो बच्चों जिस प्रकार बलून होता है, बलून के अंदर आप पानी डाल दो तो पानी एक मटेरियल हो गया। अब वो पानी है वो स्टोर है किसके अंदर, बलून के अंदर। तो वो बलून क्या हो गया बच्चों, इसकी जो वो मेम्ब्रेन मान सकते हो, उस बलून को क्या मान सकते हो, मेम्ब्रेन मान सकते हो। उसी प्रकार ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल, सॉरी इस ऑर्गेनेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से बाउंड है ऐसे, लेकिन इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस भी क्या है देखो मेम्ब्रेन से बाउंड है, दो मेम्ब्रेन से बाउंड है। अब आपको बता दूं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोजोम होता है ऐसे। अब ये क्रोमोजोम क्या चीज आ गई, आपका तो वैसे होश उड़ गए होंगे। क्रोमोजोम
हमारे सेल में 23 पेयर क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको डिटेल से मैं जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। और डीएनए के अंदर होता है जीन। क्या होता है बच्चों? जीन। और ये जीन ही डिसाइड करता है आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, ठीक है। ये सब जीन डिसाइड करता है। तो देखो आप सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर होता है जीन। और ये जीन डिसाइड करता है कि आपके आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, हर चीज़ को डिसाइड करता है। तो बच्चों जो हमारा क्रोमोजोम होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। अब इसका क्रोमोजोम और हमारा जो क्रोमोजोम होता है वो रोड शेप का होता है। रोड शेप का, ये और भी चेंज होता है लेकिन रोड शेप का हम मान के चलते हैं, रोड शेप का होता है। जबकि इसके पास कोई, अब बताओ इसके न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोजोम कहाँ से होंगे? क्रोमोजोम होते तो हैं लेकिन क्रोमोजोम ऐसे होता है, ऐसे। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये क्रोमोजोम है, ये वाला, ये है क्रोमोजोम। कौन सा क्रोमोजोम है? सर्कुलर क्रोमोजोम। क्रोमोजोम देखो सर्कुलर क्रोमोजोम है, हमारा रोड शेप का क्रोमोजोम है, इसके पास सर्कुलर क्रोमोजोम है, ठीक है। अब इसके पास बेचारा बहुत दुखी है अपनी लाइफ से, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है, ऑर्गेनेल ही नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं, तो अपनी ये लाइफ जी के क्या करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जीता है। जैसे बैक्टीरिया होता है ना, उसकी हालत है ये। हमारे अंदर तो सब कुछ है, ये बैक्टीरिया की हालत है। अब इसके पास देखो दोनों में एक चीज कॉमन मिलती है, एक चीज जरूर कॉमन मिलती है। क्या? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? बर्गर शेप का होता है बच्चों, ऐसे जैसे बर्गर खाए हो, ऐसे बर्गर शेप का राइबोसोम होता है, ऑर्गेनेल है ये भी। और इसके पास भी होता है बर्गर शेप का राइबोसोम, ऐसे बर्गर शेप का राइबोसोम, इसको बोलते हैं राइबोसोम। और दोनों में ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम इसमें भी होता है, राइबोसोम इसमें भी होता है। बस ये एक ही चीज़ है जो कॉमन है दोनों में, बाकी सब डिफरेंट है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस कहाँ से होगा? ऐसे बोल सकते हो मेम्ब्रेन बाउंड आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। इसके पास कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन हो। आई बात समझ में? अब इसके पास देखो यहाँ तक कि न्यूक्लियस भी नहीं है। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, इसके पास वो भी नहीं है। तो इसका क्रोमोजोम होता है वो ऐसे पड़ा रहता है, सर्कुलर क्रोमोजोम। और बच्चों जिस एरिया में देखो ये इस एरिया में पड़ा हुआ है, इस एरिया में, तो इस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये नाम सुनकर हैरान मत हो जाना, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जिस एरिया में इसका क्रोमोजोम पड़ा रहता है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर कितना है, देख रहे होंगे। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है कोई भी। इसके पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसके पास, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से बाउंड है। देखो ये री मेम्ब्रेन, ये री लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बनाया था, ये री मेम्ब्रेन, ठीक है। और बहुत सारी मेम्ब्रेन है, सॉरी बहुत सारी ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है यूकेरियोटिक में, जबकि इसमें नहीं होती है। एक चीज कॉमन मिलती है, राइबोसोम। आप कहोगे सर राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है क्या? पहली बात तो राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती नहीं है। ऐसे मत कह देना कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, एब्सेंट होती है इसमें राइबोसोम को छोड़कर। अरे राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती नहीं है, ठीक है। इतना समझे हो। और जिस एरिया में सर्कुलर क्रोमोसोम या इसका क्रोमोसोम पड़ा रहता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, उस एरिया को, ठीक है। और बच्चों इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, यूएम। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर में होता है बच्चों 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर। इसकी जो साइज होती है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसकी साइज देखो, इसकी साइज होती है 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। देखो आप ही दिमाग लगाओ कि 10 गुना बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल। आई बात समझ में?
प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है यूकैरियोटिक से। अब देखो आप ये समझ लो, और अब देखो डिफरेंट बता रहा हूं मैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। सिंगल क्रोमोसोम यानी सर्कुलर क्रोमोसोम, और ये होता है रोड शेप क्रोमोसोम या मल्टीपल क्रोमोसोम। इसके पास बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, कितने? 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, वो भी सर्कुलर। दो अंतर। तीसरा अंतर देखो बच्चों, ये हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन जानते हो? रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। जैसे सब करते हैं, इंसान करता है, कुत्ता बिल्ली सब करते हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो ये बेटा एसेक्सुअल करता है। तो वैसे रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 8वीं क्लास में सीखा होगा आपने ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट से ये एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस हो जाता है एसेक्सुअल में। जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। आई बात समझ में? तो इंसान होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो बताओ ये किस प्रकार रिप्रोडक्शन करेगा? सेक्सुअल करेगा, जबकि ये हमेशा ऑलवेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल, जबकि ये सेक्सुअल करता है। 3 डिफरेंट हो गए। पहला कौन सा था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। दूसरा क्या था? सिंगल क्रोमोसोम यानी सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, मल्टीपल क्रोमोसोम या रोड शेप क्रोमोसोम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। 3। चौथा बताओ। चौथा है, इसकी साइज का ले लो। इसकी साइज होती है बहुत छोटी होती, साइज का ले लेना, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इसकी होती है। बस और इतनी है। और बच्चों इसके मैंने नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, यह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंट। इसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के प्रकार। अब ये ऑर्गेनेली क्या होती है, आप कंफ्यूज मत हो ना। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो आप समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर, ये तो आप जानते होंगे शायद, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देखो वीडियो को स्किप मत करना, लगातार कंटिन्यू देखते जाना। जो भी आपकी परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप चाहते हो कि अचानक से खत्म हो जाए, क्योंकि 8th क्लास और 9th क्लास का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। 8वीं यहाँ पे है तो 9th यहाँ पे है, अचानक से जंप मारा हुआ है। ऐसे नहीं कि यहाँ से 8th क्लास का लेवल ये है तो 9th का ये हो जाए, नहीं, 8th का ये है तो 9th का ये है। तो आप ये मत सोचो कि हमें ऊपर से जा रही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप धीरे धीरे वीडियो देखते जाओ, अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। ये ऑर्गेनेली मुझे बताया कि आपके ऊपर से जा रही है, ये ऑर्गेनेली ऊपर से जा रही है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये बहुत सारी अभी बनाया है, ये ऊपर से गई होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखो ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, नाम तो पता चल रहा है। यूनि का मतलब सिंगल, मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा, मल्टीपल मतलब 2 और मोर। तो देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं, कंपोज्ड बाई ए सिंगल सेल। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बताओ, हमारी बात करें तो आपको बताओ हम कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हमारी हार्ट की बात करें तो हार्ट सेल से बना हुआ, लेकिन एक हार्ट को बनाने में पता नहीं कितने करोड़ों सेल लगे। सेल माइक्रोस्कोपिक होता है, आप ही दिमाग लगाओ, आप ही थोड़ा सोचो कि माइक्रोस्कोपिक सेल होता है, तो हार्ट तो इतना बड़ा होता है, मुट्ठी जितना,
मुट्ठी जितना हाथ होता है, तो इतना बड़ा चीज़ बनाने के लिए कितने सेल लगे होंगे। स्टोमक ले लो, किडनी ले लो, लीवर ले लो, तो प्रत्येक ऑर्गन को बनने में बहुत सारे सेल लगे हैं। तो हमारी बॉडी पता नहीं कई बिलियन सेलों से बनी हुई है। तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल का। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें अमीबा। अमीबा का एग्जांपल बेस्ट माना जाता है। अमीबा जानते हो? जैसे अमीबा होता है, ये देखो, ये अमीबा होता है इरेगुलर शेप का, ऐसे होता है अमीबा। ये देखो एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने तो बहुत बड़ा बनाया है। आप इसको ऐसे, ये होता है वो फ्रेश वाटर में मिलता है बच्चों, फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। आप पानी पीते हो तो ये साथ में चला जाता है और आपको बीमारी कोज करता है। आई बात समझे? आप इसको कितना भी गौर करके देख लो नहीं दिखेगा, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यार। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये अपनी लाइफ जीता है, ये खाना भी खाता है। इसके पास देखो सिंगल सेल है तो इसके पास मुंह भी नहीं है, क्योंकि मुंह बनाने के लिए, ऑर्गन बनाने के लिए बहुत सारे सेल होना चाहिए। तो इसके पास स्टोमक भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है ना, आंखें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सारे काम करता है। ये खाता भी है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको एनर्जी भी लेता है, उसको अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसको बाहर भी निकालता है बॉडी से। जो हम करते हैं वो सारा काम ये करता है। लगाना विचित्र थोड़ा सा। देखो ये अमीबा है, और ये इसकी जो, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सिंगल सेल का बना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मूव कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ फूड पार्टिकल आ गया तो इसके पास हाथ पैर तो है नहीं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मूव करेगा, ऐसे जिधर खाना होगा उधर मूव करेगा। तो अब देखो इसको इतना बढ़ा लिया ऐसे। अब ऐसा लग रहा है कि ये पकड़ रहा है, देखो ऐसा लग रहा है खाने को पकड़ रहा है। ये थोड़ा बड़ा गंदे थे, ऐसा लग रहा है खाने को पकड़ रहा है। फिर इसको अंदर ले लेगा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको नहीं समझ रहे डिटेल से, ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा। ठीक है, तो ये है एक एग्जाम्पल हो रहा है बच्चों, पैरामेशियम। एक नहीं है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक और बता देता हूँ आपको, पैरामेशियम। पैरामेशियम होता है बच्चों स्लीपर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे। ठीक है, ये है पैरामेशियम। ये भी यूनिसेलुलर होता है। अब आ जाओ मल्टी सेलुलर में। ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेलों से बना होता है, कंपोज बाई मैनी टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका तो आप जानते होंगे, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसको आप देख सकते हो ऐसे नॉर्मलाइज है, वो सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों डायग्राम बनाना, प्लांट सेल। और देखो ये प्लांट सेल का डायग्राम और एनिमल सेल का जो डायग्राम है, ये थोड़ा नीचे आता है, लास्ट में जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है ना तब आता है, लेकिन मैं यहीं पे बनाऊंगा पहले ही। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ये भी बाद में आता है, मैंने पहले ही बना दिया। ठीक है, डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखो बच्चों को ये बहुत दिक्कत आती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम नहीं बना पाते, तो आज सीखेंगे। ठीक है, देखो पहले हम बनाएंगे प्लांट सेल का डायग्राम, तो ध्यान से देखते जाना। प्लांट सेल का डायग्राम, मेरे साथ साथ बनाते जाओ आप। प्लांट सेल का डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाओ, ऐसे बना लो। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो ये वीडियो को स्लो करके बना लेना, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया है। ऐसे बना लो बच्चों, जिसकी 7 साइड होनी चाहिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 साइड का ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, अब देखो मैं मार्कर से बना रहा हूँ तो मार्कर थोड़ा मोटा चलता है। आप पेन से बना रहे हो तो आप इसके नीचे पैरेलल एक लाइन और खींच लेना है ऐसे।
चलो मैं भी खींच लेता हूँ साथ में, ऐसे। इसके पैरेलल नीचे की साइड में एक लाइन और खींच लेना है, ऐसे सेम टू सेम। मैं इसमें कलर कर रहा हूँ बच्चों, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। इतना बना लिया होगा। अब आपको दूसरे पेन का यूज करते हैं। ऐसे करना है प्रत्येक में, ऐसा डिजाइन करो। अब आप इसी के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे ऊपर से लेके जाना है इसको, ऐसे। ऐसे ठीक है। हम बना रहे हैं प्लांट से। अब आपको क्या करना है, इसी के पैरेलल ऊपर थोड़ा बड़ा करने ना, थोड़ा गैप ज़्यादा रखना है, पूरा आगे तक नहीं लेके जाना है, यहाँ तक की ऐसे। थोड़ा और छोटा कर लो चाहिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मिला दो। यहाँ पे इधर आप ऐसे मिला दो, इधर भी आपको ऐसे ही करना है, पूरी लाइन नहीं खींचनी आगे तक, ऐसे छोटी रखनी है। और फिर ऐसे करके ऐसे कर दो इसको, इधर भी ऐसे कर दो, एक में और कर दो लास्ट इसमें, ऐसे। ये आपका ऊपर का कवर बन चुका है। आप चाहो तो इसमें कलर भी कर सकते हो, मैं कलर कर लेता हूँ। वीडियो को रोक कर आप बना सकते हो, नहीं बन रहा है तो ठीक है। अब हम ऑर्गेनेली बनाएंगे, तो यहाँ पे आप न्यूक्लियस बनाएंगे हम। आपको पता है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है ये, लेकिन ऊपर वाली, ये जो ऊपर दोनों वाली ऐसे बनाओ, ठीक है। यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन खींच दो, बीचों बीच, और ऐसे कर दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, अभी बताऊंगा क्या ये। फिर आप इतना बना लिए होंगे, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ,
ये अलग है, इसलिए मैंने दूसरा पेन का यूज किया है। ठीक है, अब इसको जोड़ दो ऐसे डबल लाइन से। देखो मेरा मार्कर थोड़ा मोटा है इसलिए ज़्यादा मोटा दिख रहा है, ऐसे डबल लाइन से जोड़ दो। ठीक है, अब नाम दे देते, इनको नाम दे देते पहले। इसको क्या बोलते हैं बच्चों पूरे को? इसको देखो मैंने बताया था न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है ये। तो ये वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर जो ग्रीन से बनाई है मैंने, सॉरी येलो ब्लू से बनाई है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के बीच में छोटा सा ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अभी डिटेल से स्ट्रक्चर हम डिटेल से पढ़ेंगे प्रत्येक चीज को। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब यहां पे इसके ऐसे स्ट्रक्चर लग जाता है बेटा, डॉट डॉट। इसको देखो, ये डॉट डॉट क्या है? इसको राइबोसोम बोलते हैं। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं। राइबोसोम, ये क्या है? राइबोसोम, ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम। अब ये क्या है? देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम सुनकर घबराना नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो मैं नाम लिख देता हूं पहले, तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहले इसका नाम लिख देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो स्ट्रक्चर ये। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर राइबोसोम लग गया, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रफ हो गई है, रफ हो गई है। तो ये किस प्रकार का है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। या इसको शॉर्ट भाषा में RER कहते हैं, RER। ठीक है, चलो ये नाम हो गया इसका, तो आगे चलते हैं। यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा होगा, ध्यान से देखो डायग्राम में, ऐसा। इसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूल बोलते हैं। ये जितनी भी अंदर बना रहा हूं मैं, सारी ऑर्गेनेली बना रहा हूं, और प्रत्येक ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक। आई बात समझ में? अभी मैंने बताया यूकैरियोटिक होता है वो, उसके अंदर जो ऑर्गेनेली होती है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। अब देखो ये मेम्ब्रेन रही बाउंड, ये देखो मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसके अंदर देखो ये मेम्ब्रेन से बाउंड है ऐसे। ये क्या है तुम्हारा? ये एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये मेम्ब्रेन से बाउंड है, ये रही मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन समझे हो? जिस प्रकार आप बलून के अंदर पानी डाल दो तो वो बलून का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन हो गया, और उसके अंदर जो पानी है वो मटेरियल हो गया। तो उसी प्रकार ये मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है। बस इसका तो मैंने बताया नहीं। देखो जो प्लांट सेल होगा ना, तो उसके ऊपर सेल वॉल होती है। देखो ये एक सेल है, अगर ये सेल एनिमल सेल है तो इसके ऊपर एक ही लेयर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल है तो इसके पास ऊपर एक लेयर और होगी, जिसको बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, अगर एनिमल सेल है तो ये सेल वॉल नहीं होगी, केवल क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। आई बात समझ में? तो ये प्लांट सेल बनाया मैंने, तो इसको ऊपर सेल वॉल होगी। ये ऊपर वाली दिख रही मोटी लेयर, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। और ये अंदर वाली दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको क्या बोलते हैं? अरे अभी मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। इधर नीचे लिख देते हैं, क्योंकि अभी एनिमल सेल भी तो बनेगा इधर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए होंगे? चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे
कहीं पे भी बना दो, देखो ये कहीं पे भी बना दो, आप जिधर चाहो उधर बना दो। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्गेनली बना रहा हूँ, ये ऑर्गेनली जितना हो उतना जल्दी याद कर लेना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो से वो नहीं है, लेकिन ये अंदर जो भी बना रहा हूँ ना वो सारी ऑर्गेनली है। वैक्यूल हो गया, अभी 2 ही बनाई है मैंने, 3-4 ही बनाई है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये 4 ही बनाई है, अभी 2 और बनाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इधर कर लेते हैं, इधर जगह है ना, ये है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। आप कहोगे सर अभी तो आपने बर्गर शेप का बनाया था ऐसे। अरे बर्गर शेप तो तब था जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, लेकिन जब ऐसे देखते हैं सेल को, वैसे तो सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं लेकिन कम जूम पे देखते हैं ना, तब आपको ये डॉट डॉट नजर आता है। ठीक है, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम एक ऑर्गेनली हो गई है। यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी राइबोसोम से थोड़ी बड़ी होगी ऐसे, इनको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं बच्चों? लाइसोसोम, लाइसोसोम कहते हैं। और क्या रह गया? हाँ, प्लांट सेल है तो इसके पास एक स्पेशल ऑर्गेनली होती है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब कहाँ बनाए? यहाँ पे बना देते हैं ऐसे क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल है तभी होगा क्लोरोप्लास्ट इसके पास। ये है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। अगर एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे वाई शेप का ऐसे पड़ा रहता है, वाई शेप का ऐसा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, वाई शेप का पड़ा रहता है ऐसे। इधर कर लो, वाई उल्टा कर लो, ऐसे वाई शेप का पड़ा रहता है, इसको कहते हैं, ये भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ। जब इसके ऊपर राइबोसोम लग जाता है तो ये रफ हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, या इसको शॉर्ट भाषा में SER भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको उठा देता हूँ, एक लाइसोसोम तो बहुत सारे, इसको उठा के यहाँ पे देखो और स्ट्रक्चर होता है ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। अब देखो आपको कहीं भागना नहीं है, ये जितने भी मैंने बनाए हैं, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, इनको एक एक डिटेल से पढ़ना आपको। अभी आप इनके नाम सुनकर भाग जाओगे क्लास छोड़कर तो आपका क्या होगा फिर? इनको तो डिटेल से भी पढ़ना है, राइबोसोम को डिटेल से पढ़ना है, लाइसोसोम को डिटेल से पढ़ना है, एक एक हर चीज़ को डिटेल से पढ़ना है। आई बात समझ में? तो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखो बच्चों, इसमें 1-2 छूट गया होगा तो इतना ही, ऐसे तो हो रहा है अभी, लेकिन इतना ही याद आ रहा है अभी। ये है एक सेल वॉल, सॉरी प्लांट सेल का डायग्राम। अब हम बनाते हैं एनिमल सेल का डायग्राम। ठीक है, ध्यान से बनाते जाना। एनिमल सेल के डायग्राम के लिए आपको देखो, एनिमल सेल के अंदर पहली बात तो सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल है, अभी मैंने बताया एनिमल सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होगी। लेकिन बेटा मैं कुछ बातें आपको बताना भूल गया था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, अभी मैंने बताया था, जिनकी साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, उसके अंदर होती है सेल वॉल। वो मैंने बनाई नहीं वहाँ पे। देखो इसका बनाते हैं प्लांट सेल का, सॉरी एनिमल सेल का, साथ साथ बनाते जाओ तब समझ में आएगा। ये थोड़ा ठीक नहीं बना यार। और ही करा।
ठीक है, ऐसे बनाना आपको। अब रोक के बना लेना, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। फिर ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना आपको ऐसे, ठीक है। अब आप इसी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करनी है ऐसे, थोड़ी गैप होना चाहिए, ज़्यादा इधर इधर थोड़ा कम होना चाहिए, इधर ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे। अब देखो इधर आपको गैप कम रखना है, ये देखो छोटा कर दिया, ये छोटा कर दिया। फिर आपको फिर थोड़ा ऊपर ले जाके ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर से चलते हैं, इसके अंदर आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और इसको मिला देना है ऐसे। इधर भी आपको जिस प्रकार इसका डिजाइन है ऐसे है तो ऐसे ही करनी है, ठीक है। इधर भी आप 2 लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और इन दोनों को मिला दो ऐसे। इस पे भी यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करो, इसको ऊपर खींच दो, इधर ऐसे मिला दो, और ये आप कहाँ मिलाओगे, इसको आगे तक ऐसे ले जाओ, ऐसे जोड़ देना, समझ गए। इधर आओ, आपको इधर भी करना है। देखो मैं स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप स्लो करके देख लेना इसको ऐसे। यहाँ पे आपको करना है, अब छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, इधर छोटा क्या है, थोड़ा साइज से ब्रीड कम होगी इसकी, ठीक है। इधर देखो, फिर ऐसे चलना है ऐसे। ये बाहर की कवरिंग हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आपको यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऐसे पूरी नहीं जानी, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, बराबर सी ले लेना। अब आपको इसके पैरेलल ऐसे, इधर से और इधर से, इन तीनों लाइनों को मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे चलना है। अब देखो मैंने कैसे किया है, वैसे कर लो। इसके वापस पैरेलल ऐसे लाइन खींचनी है, फिर आपको ऐसे पैरेलल लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है। फिर आपको ऐसा करना, ठीक है। इधर कर लेना, ऐसा बनाया था आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी बनाते हैं इधर ऐसे, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चार ही बनाएंगे। अब इसको ऐसे मिला दो डबल लाइन से ऐसे, ठीक है। चलो जितना हो गया उतना नाम दे दे। ये क्या है पूरी, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर लिख देता हूँ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर तो बेटा ये न्यूक्लियस तो बना ही नहीं, ये इस बाहर वाले को क्या बोलते हैं, पूरे को न्यूक्लियस, और ये क्या है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हम लगा देते हैं राइबोसोम, क्योंकि मुझे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है। तो ये हो गया RER, पूरा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये स्मूथ हो गया, स्मूथ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कोई राइबोसोम ना लगा हो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। चलो और बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो इसमें भी है, मैंने बताया था इन दोनों में एक ही अंतर है, दो अंतर है सॉरी। एक तो है सेल वॉल का, इसके पास सेल वॉल होती है, इसके पास नहीं होती। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेल होती है, इसके पास नहीं होती, ठीक है। और भी एक दो अंतर होते हैं, लेकिन आपकी 7th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे डबल मेन लेयर से बाउंड होती है,
एक तो बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, ठीक है। दोनों ही यूकेरियोटिक सेल का डायग्राम है, दोनों के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। तो एक ऑर्गेनेली मैंने बना दी माइटोकॉन्ड्रिया, इधर भी बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनका नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, माइटो, इधर से कर देता हूँ, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और बनाओ, और बना देते हैं, ये लो, ये क्या है, डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है राइबोसोम, राइबोसोम उधर रह गया तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा। ये है बच्चों राइबोसोम, राइबोसोम। देखो बच्चों एक बात रह गई थी, इस सेल न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी इस सेल के अंदर यहाँ पे कुछ सेमी सॉलिड भरा रहता है, बताया था सेमी सॉलिड भरा रहता है, और इस सेमी सॉलिड के अंदर यानी लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड के अंदर ये ऑर्गेनेली तैरती रहती है। तो उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का नाम तो मैंने बताया नहीं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला दे प्रोटोप्लाज्म। किसने डिस्कवरी करी, पुरकिंजे ने, ठीक है। इसके अंदर भी होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब बताओ क्या इसके अंदर मैं क्लोरोप्लास्ट बना दूं, क्या नहीं बना सकते, क्लोरोप्लास्ट केवल इसमें ही होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का कोई अलग योगदान होगा तभी इसके अंदर होता है, इसमें नहीं होता, आगे सीखेंगे अब। तो ये क्या है, ये है लाइसोसोम। क्या है बच्चों, लाइसोसोम। यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ये वाला गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस। और क्या रह गया भाई, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। यहाँ पे वैक्यूल बना दो, वैक्यूल एक से ज़्यादा हो सकता है इसमें, ये है वैक्यूल। लेकिन वैक्यूल प्लांट सेल और एनिमल सेल का वैक्यूल में डिफरेंट होता है। प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है लेकिन सेल एक होता है, इसमें छोटा होता है लेकिन एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वाई शेप का बनाना आपको, ये वाई शेप का, ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वाई शेप का होता है वो भी यही होता है, वो भी SCR ही होता है, ठीक है। और क्या रह गया भाई, और तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होता है ऐसे, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, ये तो हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती है न्यूक्लियस के अंदर, DNA किससे होना होता है, ये पूरी डिटेल से बाद में बात करेंगे जब इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पढ़ेंगे तब। तो ये है एनिमल सेल। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आराम से बाद में बना लेना। तो देखो बच्चों, उम्मीद करता हूँ हम अगले जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम अब डिटेल से बात करेंगे, सेल वॉल क्या होती है, किसकी बनी होती है, क्या फंक्शन है, कैसे, कहाँ, क्या, ये सारा डिटेल से। सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स का क्या फंक्शन है, कहाँ, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन्स का फंक्शन क्या है ना, किसकी बनी होती है, पूरा डिटेल से। न्यूक्लियस का फंक्शन किसका बना होता है, क्या होता है इसके अंदर, है ना, क्या क्या चीज़ें होती है, किधर जाती है, किधर नहीं जाती है, सारा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगला हमारा वीडियो होगा जो सेल है वो किसका बना होता है, उसको पूरी डिटेल ऑर्गेनेली के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। धन्यवाद।